अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। डॉलर रुपए के बदले में अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ की बुनियादों पर ना हो। ज़्यादा आमदनी कमाने वाला ज़्यादा टैक्स दे, कम आमदनी कमाने वाला कम टैक्स दे। हुकूमत को चाहिए कि ये डॉलर के इम्पैक्ट माशरे पे पड़ रही है, उसके लिए जो कॉमन मैन की चीज़ें हैं उनको, आम आदमी के लिए वो चीज़ें जो उसके रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए उनको लॉक कर दिया जाए, उन पे इन्फ्लेशन का असर नहीं हो, ताकि आम आदमी इस जो इन्फ्लेशन की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है इससे मुतासर नहीं हो सके। अदरवाइज़ ये सूरत हाल और ख़तरनाक हो जाएगी। आज हमें हरीपुर से ज्वाइन कर रहे हैं अताउर रहमान साहब, जो हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, जो इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। और हमें प्रोग्राम के दौरान ज्वाइन करेंगे रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, जो कि साबका मेंबर हैं FBR। उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं खुर्रम शहजाद साहब की तरफ। खुर्रम साहब, आपने देखा कि आज स्टॉक मार्केट जो है उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी ही ख़तरनाक और काफ़ी लोगों को जैसे कहना चाहिए लॉस हुआ है, तो ये कैसे देखेंगे इन्वेस्टर जो आने वाले हैं? जैसे हुकूमत इनवाइट कर रही थी कि हम लोगों को इनवाइट करेंगे, इन्वेस्ट करें, तो किस तरह ये सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो द लास्ट वीक हुई है। और अचानक से जो है वो इंटरेस्ट रेट्स का इतना ज़्यादा बढ़ा देना और फिर ऑफ कोर्स रुपये का जो है कदर में बहुत ज़्यादा कमी देखना, एक दिन में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी होना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ कोर्स है। और इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो अनसर्टेनिटी का होता है, यानी कि कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो सेंटीमेंट होता है इन्वेस्टर का वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और इन्वेस्टर यही देखता है कि बेशक कम रिटर्न्स हों बट सर्टन होने चाहिए, एक डायरेक्शन मिले और उनको फोकास्ट करने में अपनी जो वैल्यू होती है। अगर लेट्स से मैं जो है एक सर्टन अमाउंट के साथ आके इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे यही नहीं पता कि कल को जो है अगर मैं डॉलर में आ रहा हूँ और फॉरेन इन्वेस्टर हूँ ख़ास तौर पे, और अगर डॉलर की जो वॉलेटिलिटी, रुपये की वॉलेटिलिटी जो अगेंस्ट डॉलर वो रोज़ उतार चढ़ाव के जो है शिकार रहे और ना सिर्फ इस तरह से रहे बल्कि बहुत एराटिक जो है वो चेंज आए, जो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। जो लोग जिनको लॉस हुआ है, आप क्या समझते हैं उनको इसका अंदाज़ा था या उन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी या पहले से इन्वेस्टर्स थे वो इस मार्केट में? देखें, जो लॉस और जो गेन होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बेसिकली ये पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस ना हो, ठीक है, लेकिन वो किस वजूहात की वजह से होता है ये बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न होता है। मिसाल के तौर पे अगर जो है डॉलर जो है एक दिन में लेट्स से तकरीबन कोई 15 रुपए की जो है उसने वॉलेटिलिटी दिखाई है, 15 से 16 रुपए, क्योंकि पहले नीचे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर दोबारा ऊपर गया। तो ये जो था इसमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी इन्वेस्टर्स को। और एक्चुअली कंसर्न्स ये पैदा हो जाते हैं कि आने वाले दिनों में क्या यही चीज़ चलती रहेगी, क्या कहीं पे कोई जो है रुकावट होगी इसकी, कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बड़ा इशू होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स का जो है बढ़ जाना, और इंटरेस्ट रेट्स का इस तरह से इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि ठीक है, अगर IMF के पास जा रहे हैं, बात हो रही है, एट द सेम टाइम आपके पास जो है कुछ रूम भी क्रिएट हो गया है। सऊदी अरेबिया ने आपको जो है $6 बिलियन का पैकेज दिया है। चाइना, मलेशिया एंड UAE अपनी अपनी जगह पे ट्रेड से पास में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है या इससे पहले भी कभी इस तरह की? नहीं, देखिए 200 बेसिस पॉइंट भी इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। बट देखिए, देखना ये क्या इंटरेस्ट रेट्स हल है हमारी इकोनॉमी के जो सारे इश्यूज हैं उनका? क्या रुपये का डीवैल्यू होना, इसकी कदर में कमी करना, क्या इस चीज इसका हल है? पिछले 15 साल के आप या 20 साल की भी हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट नहीं आया। इंपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंटेन एज सच नहीं हुई हैं। और 21 प्रोग्राम्स में अगर हम IMF में गए हैं तो उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फायदा नहीं हुआ। तो देखना ही होगा कि एक्चुअली इशू है कहाँ पे, हम इस तरह से इसको मैनेज करें। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जरा बिजनेसमैन अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन किया है, हरीपुर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं बिजनेसमैन इसको कैसे देखता है। जी अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बस अल्लाह शुक्र। आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपके पास कोई प्रपोजल है कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाता है, क्या आपके पास तजावीज़ हैं? काशिफ भाई, इस तरह है कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज पिछले 4, 5, 6 साल से चल रही है उसमें यही था कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और उसके लिए उन्होंने जो है ना जी मुख्तलिफ SROs निकाले और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है ना जी उसमें इनकम टैक्स में छूट दी, सेल्स टैक्स में छूट दी इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती हुआ क्या
कि यहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज हैं वो बनाते हुए उसके अंदर उन्होंने जो है ना जी बहुत ज्यादा जो है ना जी जो खामियां छोड़ी। ठीक है। वो ऐसे कि 65D एक हमारा इन्होंने एक इंसेंटिव दिया कि जो भी नई इंडस्ट्री लगेगी, जो भी नई इंडस्ट्री लगेगी उस पे 65D पे इनको जो है ना इनकम टैक्स की छूट होगी। अब हुआ क्या, तो इस तरह के जो अच्छा इकदाम नहीं है क्या? नहीं, सुने ना जी, बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन जो पॉलिसी बना रहे थे वहाँ उन्होंने उसमें खामी क्या छोड़ी कि उन्होंने लिखा कि जी कोई भी इंडस्ट्री बनेगी तो उस पे हमने ये छूट देनी है। उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ इस तरह के जो इंडस्ट्री चल रही थी और जो बाकायदा गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही थी, उन्होंने पुरानी इंडस्ट्रीज बंद करना शुरू कर दी और नई इंडस्ट्री लगवा दी। अब हो क्या रहा है जी कि तमाम पुरानी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, नई इंडस्ट्रीज आ रही है, वो 65D उसमें इदारों को करोड़ों रुपए से हिसाब से वो भी अपना बना रहे हैं। एक 65D में एक इंडस्ट्री। ठीक है, चलें, ये तो अब देखें, ये तो जो रेगुलेटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको वॉच करें। FBR है वो उसको देखना चाहिए। नहीं, वो वॉच नहीं हो रही ना जी। ठीक है, देखें जी, एक आपका क्या प्रपोजल क्या करना चाहिए? अगर अब कानून तो इस वक्त है ऐसा, तो आप क्या समझते हैं कि इसको प्रपोजल ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही थी और चल रही हैं, इसको बाकायदा ये 65D वाले जो मराहतें खत्म किए जाएं। ठीक है, फ्लैट रेट्स बाकायदा लगाए जाएं। जो इनकम टैक्स है, जो गवर्नमेंट का हक है, वो उसको लेना चाहिए और उसमें वो आपके ख्याल में फ्लैट रेट लगाना चाहिए, लेकिन रेट सही है आपके ख्याल में? देखें जी, 5% से 3% पे आ जाएं, लेकिन फ्लैट रेट लगा लें। दूसरा ये है कि बिल्कुल रिबेट देना चाहिए, लेकिन उस इंडस्ट्रीज को देना चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी देखें जी सोप बनाने वाली इंडस्ट्री वो नहीं लग रही, पुरानी बंद कर रहे हैं, लिहाजा उसको दे रहे हैं। ठीक है, चले, आपकी बात आ गई। साहब और कोई नई बात बताएं। ये बात समझ में आ गई आपकी कि लोगों को नई इंडस्ट्री लगा के वो मिस यूज कर रहे हैं उस बेनिफिट को, लेकिन आप और क्या आपके जहन में क्या प्रपोजल है? आप क्या समझते हैं जो माशी सूरत-ए-हाल इस वक्त है, इससे कैसे हुकूमत निकल सकती है? देखें जी, जब आप इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्रीज चल रही है, अगर उससे रेवेन्यू सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो क्या ख्याल है, हम इस माशी बुरान से नहीं निकलेंगे? 100% निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे टैक्स कलेक्शन का जो तरीकेकार है वो गलत है। FBR खामखा लोगों को, कारोबारी हज़रात को जो है ना वो परेशान कर रही है। अगर ये परेशान करना छोड़ दे, उसके बाद FBR सही तरीके से अपना जो है ना जी रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना उनका हो और वो टैक्स कलेक्शन करती रहे सही तरीके से। आप ये कह रहे हैं कि FBR की परफॉर्मेंस पे आपको इतराज है? FBR अगर सही तरह पे काम करे तो आप रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है। पॉलिसीज भी गलत है, और FBR का सिस्टम भी गलत है। चलें, ठीक है, और कोई जहन में आपके कोई बात आप करना चाहें? मैं वापस आपके पास आता हूँ। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप फ़ोन उठाएं और हमें फ़ोन करें। हम आपकी बात भी लेंगे और आपको बात का जवाब भी देंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। और ये जो पाकिस्तान में एक मसला हो गया है कि गरीब जो है गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीरतर होता जा रहा है, ये डिस्पैरिटी को कैसे आप क्योंकि आप इकॉनमी पर नज़र रखते हैं, तो इसको किस तरह मीट आउट किया जा सकता है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो ये जो डिस्पैरिटी है ये हमेशा रही है, और ये मेरे ख्याल में ये कम तो हो सकती है बट ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि देखें, अगर आपकी किसी कंट्री को ग्रो करना है तो डेफिनेटली किसी को काम करना है किसी के लिए। तो ये तो देखें, ये तो एक नेचुरल आपका जो है वो फिनोमिनन है, ये तो चलेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जैसे वेस्ट में आप देखें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारे यहाँ सबसे जो बर्निंग इशू है इस वक्त वो ह्यूमन डेवलपमेंट का है। हम एजुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक्स हैं उस पर जो है वो इतना ज़्यादा हमने काम नहीं किया। आप पिछले कोई 30 साल अगर आप 3 डिकेड्स देख लें तो बेसिकली हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है। आप देखें हमारे डेमोग्राफिक्स की तरफ अगर आप नज़र डालें, यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, अंडर 30 जो है हमारा 60% से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो एक यंग हिस्सा है आपका, और पूरे एशिया में आप यंगेस्ट में से हैं। तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ नहीं आएंगे, लोगों के लिए बेहतरी का काम, लोगों की अपने स्किल डेवलपमेंट से लेकर बेसिक एजुकेशन से लेकर ट्रेनिंग, इस तरह के प्रोग्राम्स आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो डिस्पैरिटी है एब्सोल्युटली। देखिए, डिस्पैरिटी हमेशा जो है वो रही है, कम की जा सकती है ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू, बेसिक्स प्रोविजनिंग ऑफ बेसिक्स राइट्स जो आपके पास लॉ से रिलेटेड है, सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई थिंक ये गवर्नमेंट का ये बेसिक प्लान भी यही है कि एजुकेशन और हेल्थ इस पर ज़्यादातर काम करें, और
और KPK में इन्होंने करके दिखाया भी है। तो मेरे ख्याल में ये इस पे काम शुरू हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अभी के जो इश्यूज हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आपके यहाँ उसके मंदी के असर नजर आ रहे हैं, फिर फिस्कल डेफिसिट का इशू है, टैक्सेस को रेस करना है, इन सब चीजों को भी जो है वो देखना पड़ेगा। ऑनलाइन लाइन पे जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नूर खान बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी नूर खान साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक छोटी सी सजेशन है, ये टैक्स पेयर का जितना सिस्टम है ना जी, एक टोटली थोड़ा जो बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही है कि अगर दुरुस्त कर दो तो है कि ग्वादर तक जिहड़े भी लोग कारोबार करने वाले, रेड़े वाले, खोखे वाले, कोई भी है, ये टैक्स का जिहड़ा कमिश्नर होंदा है, ये बैठे तो सारा दिन चाह पींदे रहंदे हैं, अपनी अयाशियां करते रहते हैं। कोई बंदा भी कदे फील्ड च आके कदे अगर सही ईमानदारी ना हर नाई की दुकान पे जाके, हर टेलर की दुकान पे जाके, हर प्रॉपर्टी के ऑफिस पे जाके उधर एक स्टिकर हर साल दे बनाए जान, एक ग्रीन 5-5 रुपए भी सिर्फ ना ते वल्दियत ते शनाख्ती कार्ड नंबर ते एड्रेस लिखे दा होवे उसका, तो उस ते वसूल करन ते कई 100 खरब रुपया वसूल हो सकता है। ये सिर्फ कागजां नूं फिल करते रहंदे न, इन्हां ने टैक्स पाकिस्तान दे कलेक्ट कर देन तो फार्म इन्होंने रखे थे। ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए अगर छोटी दुकानें हैं। ये देखने जी वो काम सीए के बगैर, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में सीए के बगैर आप टैक्स पे नहीं कर सकते, पे बना ही नहीं सकते, जैसे वहां पे पढ़े लिखे भी नहीं बना सकते। यहाँ पे मुझे बताया अगर आपने MA किया हुआ है, MB मतलब कि डबल MA भी है ना, वो भी टैक्स का फॉर्म नहीं फिल कर सकता। वेरी ट्रू। ये क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, सब आदमी को उनके पास आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, आपकी मुर्गियां कितनी हैं जी, आपके मेंढक कितने हैं जी, आपके पैसे कितने हैं जी। आपकी बात आपकी समझ में आ गई। आपका कहने का मतलब है कि चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, और आप ये कह रहे हैं कि जो छोटी दुकानदार हैं, जो छोटे कारोबार हैं, वहां पर ट्रेड लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, स्कोर अदा कर दें। ठीक है, कम से कम ये कर दूं। और कोई बात आपने करनी है? सर मैं तो और कोई बात नहीं करना चाहता, बस कर दूं से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। खुरम साहब, ये आपने देखा कॉलर ने एक सजेशन दी, तो आपके क्या ख्याल है कि ये वर्केबल है? एब्सोल्युटली जी, ये बड़ी अच्छी सजेशन है। बिल्कुल जो है ग्रास रूट लेवल से जो है अगर आप लोगों के सजेशंस देखें, क्योंकि ये देखें बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं छोटे बिजनेसेस के साथ, कॉलोनीज़ में और छोटे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बिजनेस फैले हुए हैं, और उनको 2 इसमें फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो आप उन्हें ऑर्गेनाइज़ करें, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, दूसरा आपके पास टैक्स जो है मिनिमम टैक्स, आप बिल्कुल एक फिक्स रेट, आप ये इस पर बहुत बात होती भी रही है, जैसे कि लाहौर का नारकली बाज़ार है, यहाँ पे जोड़िया बाज़ार है, और एरियाज़ हैं पाकिस्तान के सिटीज़ के छोटे एरियाज़ जब बहुत बड़ी मार्केट्स हैं लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड है। तो देखें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर अगर आप इनरोड्स बनाएं और जाके, और देखें एक चीज़ का ख्याल करना है। एक अच्छी बात ये हुई है कि FBR का जो पॉलिसी बोर्ड है, जो टैक्स कलेक्शन का है उसको, और जो पॉलिसी बनाने का है, इसको अलग करने की बात हो रही है, और इस पर डेवलपमेंट मेरे हाल में हो गई है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इस पर हम बात के साथ थोड़ा सा FBR के मेंबर हमें ज्वाइन करेंगे, उस पर बात करेंगे। अताउर रहमान साहब से हम बात करते हैं। अताउर रहमान साहब, आप ये आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हैं, ट्रेड बॉडी से रजिस्टर्ड हैं, तो ये सारे टैक्स पेयर हैं इस वक्त? नहीं जी, इस तरह जो हमारे पास रजिस्टर हैं वो तो सारे टैक्स पेयर हैं, लेकिन वो पता है कितने वो आटे में सारे टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। जिस तरह ये जो काल आई थी, वो जिस तरह सजेशन दे रहा था, मिनिमम टैक्स आप लगा लें, हर बंदा बखुशी आपको टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स का तरीकेकार आसान बनाया जाए। बदकिस्मती इस मुल्क में ये है कि टैक्स का तरीकेकार इतना ज्यादा गलत बनाया हुआ है कि उसमें एक शरीफ बंदा आते हुए घबराता है कि अगर वो आके एक बार टैक्स में रजिस्टर हो गया तो उसके बाद उसको नोटिस मिलने हैं, उसके बाद उसको। अच्छा, ये क्या वजह है? हर आदमी नोटिस से घबराता है, हर आदमी जो कहता है कि नोटिस नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर में डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह होती है, तो इसकी क्या वजह है? क्या नोटिस के बाद की मामला? देखें जी, डॉक्यूमेंटेशन से लोग नहीं डरते। अच्छा। एक इंडस्ट्री वाला खुशी टैक्स पे करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो 10 बंदे सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उसमें जो आप टैक्स के नोटिस आते हैं वो अनफेयर होते हैं, वो गलत
तरीके से बेचते हैं, उस पर उन्होंने आपके तमाम परचेज पे भी वो उसको जो है ना इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद आप जो चीजें उस पे इतना कुछ आपको डाल देते हैं कि वो इनकम से क्या हुआ, आपकी जो ट्रांजेक्शन है उससे भी ज्यादा उस पे आप पे टैक्स आ जाता है। मतलब वो उसके बाद आपको हैरेस करते हैं और आपको मतलब जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर इदारा ठीक हो जाए, यकीन करें पाकिस्तानी इस वक्त सब चाह रहे हैं कि हम जो है ना जी टैक्स पे करें और सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपका पॉइंट आ गया। फिर हम किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करें। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, अपने मेहमान खुर्रम शहजाद साहब से बात करते हैं और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे फॉर्मर मेंबर FBR रहमतुल्लाह वजीर साहब, उनसे ही बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमें अताउर रहमान साहब ने ज्वाइन किया था हरीपुर से, उन्होंने भी अपनी राय दी और हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बात कर रहे थे कि FBR के जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर बात करते हैं कि उसके क्या नताइज आएंगे आगे। जी खुर्रम साहब। देखें, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और ये पिछले काफ़ी सालों से जो है पेंडिंग थी कि आप पॉलिसी को और कलेक्शन को, इन दोनों को जो है अलग करें, ताकि जो कलेक्शन है इंडिपेंडेंटली सिर्फ कलेक्शन पे ध्यान दे और उसको इम्प्रूव करे, और ऐसा ना करे कि जी आप बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो डरा धमका के या नोटिस भेज के और आप उसके थ्रू फिर आप ऑफकोर्स उस पर करप्शन और बहुत सारी और साइड्स भी निकलती हैं। तो इन और पॉलिसी डेवलपमेंट का है, वो एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली डेवलप करेगा इस चीज़ को कि क्या टैक्स होना चाहिए, किस तरह से उसको कलेक्ट, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे उसके जो है समरात हासिल हो सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स पे कितना कितना टैक्स होना चाहिए। जो आपने शुरू में बात की ना कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, जस्टिफाइड टैक्सेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अगर आप देखें हमारे यहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनफैक्ट ले लें, सर्विसेज सेक्टर ले लें और एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें। सर्विसेज सेक्टर पर आपका 50% से ज़्यादा का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में, और रिलेटिवली टैक्स अगर आप देखें तो 20-25% उसके यहाँ रफली जो है वो जाता है। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 21-22% उसका GDP में कंट्रीब्यूशन है, पर टैक्सेस 50% से भी ज़्यादा उस पर लगते हैं। और इसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 1% टैक्स हार्डली इनकम टैक्स के जो है वो ज़मरे में आता है। तो इशू ये है कि ये जो डिस्पैरिटी जो आप कहने का मतलब ये कि इनबैलेंस है बिटवीन द कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी एंड द टैक्स। बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर आप जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में टैक्सेस वहाँ पे आप लगाएं जहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वक्त जो है वो कैश काउज हैं, लेकिन वहाँ पे टैक्स लगाना कि ऑलरेडी ग्रोइंग है अभी, उसे आप ब्रीदिंग स्पेस दें। तो मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी बोर्ड है और ये कलेक्शन का अलग अलग होना है, ये इसमें मेरे ख्याल में पर्पस सर्व करेगा। दूसरी बात, हमें अभी रहमतुल्लाह वजीर साहब ने ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वजीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो आजकल बात चल रही है कि FBR की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया जाए, आप क्या समझते हैं इसमें इससे बेहतरी आएगी या इससे कोई ऐसे नताइज हासिल नहीं होंगे? मेरा तो ख्याल है कि बेहतरी आ सकती है। पहले भी अगर आप देखें, जो इनलैंड रेवेन्यू की पॉलिसी के मेंबर अलग होते थे और ऑपरेशन का मेंबर अलग था, अब उन्होंने कस्टम का भी इसी तरह कर लिया, उसी पैटर्न पे तो उनकी पॉलिसी का और ऑपरेशन के अलग अलग मेंबर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिसी बोर्ड है ये तो टोटली इंडिपेंडेंट होगा। जो अब गवर्नमेंट का ख्याल है या गवर्नमेंट बनाने वाली है वो चेयरमैन FBR के अंदर नहीं होगी। अभी ये होता था कि जी वो इमीडिएटली पॉलिसी के जरिए भी कोशिश में यही होते थे कि जी इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए ताकि इमीडिएटली हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आए जी। तो इस किस्म की चीज अब मेरा ख्याल है कि अगर ये टोटली इंडिपेंडेंट पॉलिसी बोर्ड होगा FBR का, जो हमारे खैर जो हमारा FBR एक्ट है उसमें भी एक बोर्ड है जी, लेकिन उसमें मिनिस्टर साहबान हैं और उसके अलावा प्राइवेट दूसरे लोग भी हैं। ठीक है, यानी कॉमर्स मिनिस्टर है, रेवेन्यू का मिनिस्टर है, बाकी मिनिस्टर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के हैं। खुर्रम कह रहे थे कॉन्सेप्ट पहले से था लेकिन ये अमल नहीं हो रहा था इस पे। 6 के तहत जी, ये खुर्रम भी कह रहे थे कि ये पहले से ये बात हो रही थी लेकिन अमल नहीं हो सका इस बात पे। इस पे जी हाँ इस पे अमल नहीं हुआ और जो भी पॉलिसियां बनती थी FBR के अंदर वो FBR के चेयरमैन की सुपरविजन में ही थी। ठीक है, और वहाँ जो मेंबरान थे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से है या इनडायरेक्ट से थे, कस्टम से थे, उन सब का जाहिर है कि जो इनपुट होती थी वो ज्यादातर रेवेन्यू को फेवर करते थे। ठीक है, अब ये अगर टोटली इंडिपेंडेंट है तो जाहिर है कि जो
जो टैक्सेशन लॉज होते हैं उनके मल्टीपल पर्पसेज होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन है, बल्कि उससे बाद आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। मैं मुझे कॉलर ने ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करूं फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। जी आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज है जी, मैं हरिपुर से बोल रहा हूँ। जी इजाज साहब बताइए। जनाब मसला ये है कि यहाँ पे जो SBR के नुमाइंदे होते हैं ना, जो नीचे जी, ये असल मसला यहाँ से खराब होता है कि ये आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है इजाज साहब? अभी अभी आई है। जी जी बताइए सर। बात ये ना कि यहाँ पे जो SBR के होते हैं ना छोटे छोटे एहलकार उनके जो जी 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 वो आकर लोगों को खुद ये बताते हैं कि ये कौन सा तरीका है आपको टैक्स से बचाने का। जी आपको हम रिफंड बना कर देते हैं। आप कितनी जितनी भी उनकी आमदनी वो खाए वो गाड़ियों पे फिर देखिए इजाजत, इसीलिए बात हो रही है कि हजरत इंसान से हजरत कंप्यूटर की तरफ चला जाएगा है। जितना कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा इस तरह की मामला जो है कम होते जाएंगे। कोई आपके जहन में कोई सजेशन है तो बताइए आप। यही है सर कि यहाँ पे अगर आप जिस तरह एक आदमी कॉलर ने बताया है कि भाई आप ये सर्वे करें और दुकानदारों के पास फिरें, उनकी आमदनी बात आ गई, बिल्कुल ठीक है, ये बात आ गई, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको पॉइंट बहुत वैलिड था खुरम। ये जो बात है FBR की, FBR के रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं। FBR को ये शिकायत है कि हमें एडहॉक टारगेट्स दे दिए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि इकोनॉमी रिस्पॉन्ड कर रही है, ग्रोथ है नहीं है। वो कहते हैं आप 20% बढ़ा दें। ये फील्ड ऑफिसर की बड़ी एक शिकायत है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है इकोनॉमी बेस्ड टारगेट होने चाहिए या इस तरीके के एडहॉक टारगेट्स होने चाहिए? देखिए, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है उसमें बेसिक्स ये होते हैं कि आप लेट्स से 5 साल या 10 साल में अपना टैक्स टू GDP कहाँ लेकर जाएंगे, और वो टैक्स टू GDP जो होता है यानी कि कितना आप मईशत में इजाफा करते हैं और टैक्स उससे कितना बढ़ता है। और फिर देखिए ये इंटर रिलेटेड है। टैक्स बढ़ता है तो आपको रिसोर्सेज मिलती हैं, रिसोर्सेज मिलती हैं तो आप उसको डेवलपमेंट की तरफ लगाते हैं, फिर वो डेवलपमेंट आपकी जो है वो ग्रोथ के अंदर ट्रांसलेट होकर आपको बेहतर GDP के सूरत में मिलती है, पर कैपिटा इनकम आपकी बेहतर होती है। तो ये इंटरनल रिसोर्सेज जो होती हैं टैक्स की, इसमें प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि आप 5 साल 8 साल 10 साल की प्लानिंग करते हैं, इवन 20 साल की प्लानिंग करते हैं कि अपने टैक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। फिर उसके जो है टारगेट्स आप करते हैं कि जी हर साल कितना इंप्रूव करेंगे। इस तरह नहीं होता कि आप एडवांस टैक्सेस लगा दें और फिर उसके बाद जो है एडहॉक टैक्सेस लगाएं और इवेंचुअली आप फिर जो है ना जेपरडाइज करें टैक्स पेयर को। देखिए टैक्स पेयर आपका एक तरह से क्लाइंट है। टैक्स पेयर को आपने सर आंखों पे बिठाना होता है। आप ये बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं। जितने आपके कॉलर्स आए हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो जाते हैं, जो टैक्स बेचारा जो फाइलर होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सबका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में यही होगा, जो सैलरीड क्लास है इनफैक्ट, इन सबका एक्सपीरियंस यही होगा कि जब भी आप टैक्स फाइल करने जाते हैं आपको इतनी ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एक कॉलर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप जो है आपको इतना, आप MBA कर लें, आप मास्टर्स डिग्रीज ले लें, आपको इतना नहीं पता होगा कि आप टैक्स कैसे फाइल करते हैं। देखिए बेसिक्स की तरफ आएंगे तो आपके टैक्स पेयर बढ़ेगा। दूसरी चीज इंसेंटिवाइज करें, पिनलाइज करने से टैक्स नहीं बढ़ सकता। ये चीज बिल्कुल फेलियर है पूरे दुनिया में कि आप पिनलाइज करके ये सोचेंगे कि जी अभी आप देखें रिसेंटली क्या हुआ है, 30 नवंबर तक लास्ट जो डेट थी फाइलर्स के लिए, सैलरीड क्लास और प्लस जो बिजनेस क्लास दोनों के लिए, कि जी अगर आप अपना 2005 का जो 15 का जो है जो रिटर्न था वो आप ऑडिट के लिए ओपन करें, क्योंकि आप लेट फाइलर्स थे इसलिए, और उसमें 2 मिलियन आई थिंक कुछ नोटिस भेजे गए जिसमें मिलियन आपके टैक्स पेयर्स हैं, सिर्फ मिलियन टैक्स पेयर्स हैं हार्डली, ठीक है, और आपको इतना ये भेजा गया और इवेंचुअली वो विड्रॉ किया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, विड्रॉ किया गया। कभी भी आप पिनलाइज करके, और या तो आप 20,000 रुपए दे दें अगर आप जो है वो ऑडिट से, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? आप क्योंकि अदर साइड ऑफ द टेबल आपने देखा है, काफी आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं इंसेंटिव या बेसिक की तरफ जाने से जो है मामलात बेहतर होंगे और लोगों को फैसिलिटेट करने से बेहतर होंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल यही है कि फैसिलिटेशन और ये जो हमारी इन्फोर्समेंट है दोनों साइड बाय साइड जाना चाहिए। अगर FBI से जो शिकायतें हैं वो क्या, उसको आप कैसे देखते हैं? बिहार की जो शिकायतें फील्ड की हैं, अभी तो फील्ड में कोई आदमी किसी के पास जा नहीं सकता। ये जो जिन्होंने जहाज साहब ने शिकायत की, अभी तो मैनुअली न कोई रिटर्न न कोई IT 30 का पुराना फॉर्म भी खत्म हो गया है, कोई मैनुअल असेसमेंट ऑर्डर नोटिस किसी के ऊपर सर्व नहीं हो सकता, न रिटर्न के लिए सर्व हो सकता है, न असेसमेंट ऑर्डर के लिए हो सकता है, न कोई शो का नोटिस दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो टैक्स पेयर है उनको तो ये
ध्यान नहीं देना चाहिए कि कोई आदमी उसको ये मशवरा दे कि ऐसा करे या वैसा करे, क्योंकि सिस्टम के जरिए हर चीज जनरेट होना है। ठीक है। और सिस्टम के जरिए हर एक आदमी को टैक्स नेट में लाना है और उसको नोटिस सिस्टम के जरिए जनरेट होकर जा रहा है। ये पिछले 3, 4, 5 मेरा ख्याल है 5-6 साल से ये हो रहा है और उस पर बाकायदा एक कोड होता है। कोड के बगैर किसी किसी को अगर नोटिस आया है। एडहॉक रेवेन्यू टारगेट्स हैं, इसने कितना एफबीआई की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाया है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा तो ख्याल है कि एक देखो ना, एक प्रिंसिपल तय है और उसी प्रिंसिपल से अगर कोई टारगेट दिया भी जाता है तो होना चाहिए। मसलन ये है कि जो जीडीपी में ग्रोथ है, मसलन अगर इस साल जीडीपी में ग्रोथ 5% है, प्लस उसमें जो आपकी इन्फ्लेशन है अगर 5% पर 6% इन्फ्लेशन है तो 11% हो गया। और बजटरी मेजर्स में अगर कोई इजाफा है, इस दफा तो इन्होंने कम किया था बल्कि उल्टा। तो मेरा तो ख्याल है कि इस दफा का बजट का जो टोटल परसेंटेज था 11-12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और अभी ये कि जो पहले क्वार्टर में इकानमी में स्लगिशनेस आई हुई है, इकानमी जरा स्लो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हुई है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो अभी बिहार के अफसरान का भी सुना था कि ट्रांसफर हुआ इस बुनियाद पे कि टारगेट नहीं हुआ, तो इकानमी में जब स्लो डाउन हो तो फिर बिहार के टारगेट भी नहीं होते, क्योंकि सेल टैक्स और तो आप ये कह रहे हैं कि टारगेट जो है इकोनॉमी बेस होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ के बेस पे इकोनॉमी टारगेट को इकोनॉमी और प्लस जो बजटरी मेजर से आप इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमें कॉलर लबीतुल्लाह साहब मैं वापस आता हूँ कि हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, मैं उनसे बात करूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी आपका नाम क्या और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद अमीर अहमद कराची से बोल रहा हूँ। जी अमीर अहमद साहब। भाई मैं इस पे ये क्या मैं इस वक्त हूँ? जी प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये टैक्स ऑडिट के लिए जो सेलेक्ट करते हैं जी, अब टैक्स ऑडिट का कोई अगर कंसीलमेंट पकड़ी जाए तो टैक्स ऑडिट होना चाहिए जी, वरना टैक्स ऑडिट में जो है टैक्स डिपार्टमेंट वाले ठीक ठाक पैसे वसूल कर लेते हैं। अच्छा, मिलता कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट को बराए नाम। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब लेकिन कानून आ गया कि 3 साल में एक दफा ऑडिट होगा। अच्छा दूसरी चीज ये कि अगर टैक्स फाइलर आपको तलाश करते हैं वो कोई मुश्किल काम नहीं है। जी बताइए। 4 व्हील गाड़ियां जिसके पास हैं जी, उसको कंपलसरी किया जाए टैक्स फाइल करने का। 4 व्हील, अच्छा कार जिसके पास जो भी कार रखता है, ठीक है ठीक है, वो टैक्स फाइल मस्ट करे। ठीक है। कच्चे एरिया में, लाइंस एरिया में देखें आप गाड़ियां चल रही हैं। जी हाँ, और वो टैक्स नाम की चीज जानते भी नहीं है। जी हाँ, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन तो हो उनकी, वो रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, फिर तो पता चलेगा कि वो गाड़ियां किसके नाम पे हैं और क्या है। असल में ये भी एक ग्राउंड पे मसला है। गाड़ियां जो है, गाड़ियां अगर ऐसी गाड़ियां हैं उसको जब्त किया जाए। जी बिल्कुल। और गाड़ी आप सर है उसको कॉल किया जाए। ठीक है। अभी जैसे नोटों का हुआ तो वो फालूदे वाले ठीक है, आपकी बात आ गई सर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक फाइलर को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। खुरम, ये जो अब बात हो रही है, ये तो बड़ी बात हो रही है कि बड़े मसले हो गए और इकोनॉमी इस वक्त, आपके ख्याल में अब गवर्नमेंट को क्या इक़दाम लेने चाहिए, क्या आगे करना चाहिए जिससे ये चीज़ें जो है बेहतर हो सकें, इसलिए आम आदमी जो है ना वो बड़ी परेशानी में है? देखें, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इंसेंटिव के थ्रू आप जो है वो टैक्स फाइलर्स को भी ला सकते हैं और ट्रीटमेंट जो है आपका वो बहुत फेयर होना चाहिए। नहीं, इकोनॉमी को कैसे टर्न अराउंड करने की? देखिए, इकोनॉमी में तो आप ये जो टैक्स की एक बात कर रहे थे, हमारे जो एक्स एफबीआर जो मेंबर थे बेसिकली हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ आप टैक्स करें। लेकिन देखिए, इसमें एक कैच ये है कि जो टैक्स होता है वो इटसेल्फ एक रिसोर्स है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो वो कैसे बढ़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ेगा। तो आपको पहले ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास टाइटनिंग चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि आर्गुमेंट ये है कि जी इंपोर्ट्स को कंटेन करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपने डॉलर की जो सप्लाई है उसको आपने मेंटेन करना है, बेहतर करना है, ताकि रुपये आपका स्टेबल रहे या रुपये की जो कदर है वो अपनी जगह रहे। तो देखें, ये तो अभी चीज़ें चल रही हैं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, जिसमें देखें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, सेविंग्स को प्रमोट करना पड़ेगा, कंजम्पशन आपको
जो है वो लोकली ड्रिवन करनी पड़ेगी कि जो भी इंपोर्ट्स करते हैं ऐसी पॉलिसीज हों जो कि सब्सिट्यूट करें कि जो हम बाहर से मंगाते हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो, ताकि आम आवाम को यहाँ पे सस्ता जो है वो सामान मिले जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें हर चीज़ है। तो ये सब चीज़ें करें और साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स को आहिस्ता आहिस्ता आगे, जैसे इन्फ्लेशन नीचे आती है, रुपीज स्टेबल होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जाए ताकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया जाए, प्रोसीजरल जो इशूज़ हैं वो ठीक किए जाए। देखिए 3-4 इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर काम करना है, जिनको आपने बहुत बेहतर करना है, जिसमें स्टेट बैंक तो है ही बहुत ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो सेक्टर को मैनेज कर रहा है, उसके साथ SECP, उसके साथ FBR, ये 3 इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मेरे ख्याल में अगर आप सही से जो है वो चलाएं, पॉलिसी बोर्ड्स बना के इनको बिल्कुल एक ड्राइव करें जैसे एक प्राइवेट कंपनी हम चलाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी इन्हीं से शेयर होगी और ग्रोथ भी आपकी जो है वो बेहतर होगी। आपके ख्याल में हम लोग सही तरफ हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एग्रो बेस हमारी इकोनॉमी है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, ये भी एक डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। देखिए प्राइमरली तो आप एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, आपका जो 70% है वो वहीं से जो है आप उसमें एम्प्लॉयमेंट देख लें, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 22-21% है, बट बेसिकली आपका एग्रेरियन इकोनॉमी है जो आपको एक जो है वो पुश दे सकती है। लेकिन आज का ज़माना इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, देखिए पूरी चेन्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी कि हमारी अपने यहाँ पे चीज़ पैदा हो, वही इंडस्ट्री में चैनलाइज हो, वही एक आम आदमी तक पहुँचे और हम लोकली ड्रिवन इकोनॉमी हो, हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हो, तो हमारे यहाँ पे चीज़ें बननी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो। देखिए SMEs का ज़माना है, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन में आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को डिजिटाइज करना पड़ेगा ताकि आपकी जो सबसे बड़े इश्यूज गवर्नमेंट के अपने होते हैं, जो प्रोसीजर इशू होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज होते हैं, वो सब खत्म करें। गवर्नमेंट का अपना जो साइज है वो कम करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सारी आपको इनिशिएटिव देने, इसका आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट जो ट्रांसलेट होकर आपकी इकोनॉमी में आएगा, मतलब ये इनिशिएटिव आपको लेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट फिर एब्सोल्युटली इमीडिएटली कल मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग कोई चीज नहीं ऑब्वियसली नहीं हो सकती। आपके यहाँ बहुत बड़े डेंट्स हैं इस इकोनॉमी में। जी रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपने देखा अभी FBR ने एक सर्कुलर 7 इशू किया है जी, वो उन्होंने कहा कि एमनेस्टी में जिन डोमेस्टिक जो इन्होंने पेमेंट की है वो पेमेंट जो है अगर आपका डिक्लेरेशन फाइल नहीं हुआ 12 बजे तक रात तक, तो वो आपने टैक्स के 2018 की एडजस्टमेंट ले लें। तो ये तो बड़ा लोगों के साथ मजाक नहीं है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही एब्सर्डिटी है और FBR को इस सर्कुलर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम इनका नहीं काम कर रहा था। यहाँ पे लोगों ने बैंकों के पास कतारें बनाई हुई थी, बैंकों में पे ऑर्डर दिए हुए थे, दूसरी चीजें दी हुई थी, उसमें देरी हुई और उसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि FBR को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन तमाम को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना अगर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो ये सब चीजें जो है उनके फेवर में डिसाइड हो जाएगी। FBR को ये एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए FBR को। अच्छा, ये FBR जो आजकल बातें हो रही हैं कि फाइलर बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई स्टैटिस्टिक नहीं आ रही, तो क्या ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई नंबर ऑफ फाइलर कितने बढ़ गए, क्या हो रहा है, ये कोई खबर नहीं आती लोगों को पता नहीं चलता, लोग बिल्कुल डार्क में रहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है FBR का वो एक स्पोक्स पर्सन तो होता था। FBR को चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पे लोगों को बताएं ताकि लोगों को भी पता चले। आजकल तो FBR में कोई रह ही नहीं गया, तो स्पोक्स पर्सन कौन रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं कह रहा हूं परसों से तो कोई FBR में रह ही नहीं गया, तो अब स्पोक्स पर्सन कौन होगा? हाँ, उन्होंने जी हाँ जो कि बजट नहीं हुआ शायद इस बुनियाद पे लोगों को ट्रांसफर किया है। लेकिन जाहिर है कि जो हमारी इकोनॉमी है इसमें स्लो डाउन है, नई हुकूमत से टाइम लगता है, एक्टिविटी जरा कम जनरेट हो रही है, उसकी वजह से कलेक्शन में भी फर्क पड़ेगा। दूसरा है कि POL प्रोडक्ट्स में इन्होंने जो है टैक्सेस बहुत कम किए हैं। जी हाँ, जो इंडिया में या बांग्लादेश में, टर्की में, इन ममालिक में उनसे हमारी टैक्सेस बहुत कम है, तकरीबन आधे हैं। तो इनको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी ये जो POL प्रोडक्ट है ये बेहतरीन तरीका होता है टैक्स कलेक्शन का। और इसकी एक वजह ये भी है कि पोल्यूशन से चूंकि हैजर्ड क्रिएट होते हैं तो लोग कम पेट्रोल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टैक्सेशन की जो है ना एक ये भी पर्पस होता है, इसका मल्टीपल पर्पस इस पे टैक्स लगाना। वो डेफिनेटली उसके मल्टीपल पर्पस होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो FBR के कलेक्शन पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, ये जो आजकल आपने देखा कि फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके तहत डेटा जो है FBR के पास आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं FBR ने अपने टीम को कैपेसिटी है उनके पास कि वो इसको असेस कर सकें, इनको डिडक्ट कर सकें ये चीजें? बिकॉज ये बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू असाइनमेंट है, न्यू एरिया है बिल्कुल, जो बाहर से डेटा आ रहा है ना, जो बाहर से डेटा आ रहा है लोगों के बारे में और लोगों की FBR ने एक मैकेनिज्म इन प्लेस किया है पूरे पाकिस्तान में, शायद 8 या 10 उन्होंने जोन बनाए हुए हैं इसके लिए,
जो बड़े LTO हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, उसमें जोन बनाए हुए हैं और ये डेटा प्रोसेस होके उनको मेरा ख्याल है प्रॉम्प्टली एसेस करना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारी एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है कि इस डेटा को हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये डिस्क्लोज भी नहीं होना चाहिए मीडिया को इधर उधर को, वरना वो ममालिक पे देंगे और आइंदा के लिए डेटा नहीं देंगे। और साथ साथ ABR को प्रॉम्प्टली काम करके इस पे टैक्स लगा के जमा करना चाहिए। लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो होनी चाहिए रहमतुल्लाह वज़ीर साहब। कैपेसिटी तो ट्रेनिंग पहले दी हुई थी जब ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन फॉर असिस्टेंस इन टैक्स मैटर साइन हो रहा था 2016 में। उस वक्त ये ट्रेनिंग हमने अफसरान को दी हुई थी, बैंकर्स को भी दी हुई थी कि किस तरह यहाँ वाला डेटा हम उनके साथ शेयर करेंगे और वहाँ का डेटा हमारे पास जो आएगा वो किस तरह शेयर होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम और पराल हमारे जितने भी इदारे हैं सबको ट्रेनिंग बाकायदा इसके लिए दी हुई है। जो डेटा आया बस इसको प्रॉम्प्टली एसेस होना चाहिए, महीने के अंदर अंदर ऑर्डर बना के और इन लोगों पे सर्विस करके ताकि रिकवरी हो, क्योंकि इनके डिपॉजिट बैंक के बाहर पड़े हुए इंतजार है, उस पर टैक्स आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रहमतुल्लाह साहब, फिर आपको किसी और प्रोग्राम में जहमत देंगे। खुरम, ये देखा आपने कि जो साबका मेंबर हैं वो कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब जो हुकूमत को आगे जाना है और आपने कहा डिजिटलाइजेशन करें और करें, लेकिन ये लोग ये बेसिकली लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि होगा कैसे, कितने दिन में होगा और क्या होगा, इस तरह के सवाल जो हैं लोगों के पास आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा जो है वो डिलेमा रहा है हमारे यहाँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं होती इकोनॉमी की। आपके पास नादरा का सिस्टम है, हम अक्सर बड़ी बहस करते हैं कि नादरा का सिस्टम कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से है। डेटाबेस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपके पास ID कार्ड के थ्रू पूरा शजर नसब होता है हर इंसान को जो यहाँ पे रह रहा है। ऑलमोस्ट आप देखें ना, रफली 90% प्लस जो है उसमें कवर्ड है और उसके थ्रू आप होटल्स हो गए, बैंकिंग हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, एटलीस्ट एक सर्टन लेवल पे जो आपकी एक मिडिल क्लास है जो टैक्स पे कर सकती है उसको तो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब ये गवर्नमेंट का एक प्लान कुछ इस तरह का भी था। अब हमने देखा है कि कहा यह जा रहा है कि अब जो है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट को जो है वो ला के लगाया जाएगा कि कैसे इसको जो है वो ये कह लें कि डबटेल किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उस चेन को क्रिएट किया जाए। पूरा मेरे ख्याल में ये डूएबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, आपके पास इंटेंशन है, विलिंगनेस है करने की, तो इसमें जो गैप है वो एग्जीक्यूशन का है। तो आप एग्जीक्यूशन जो है सिस्टम इंटीग्रेशन हो जाए तो चीजें बहुत सारी। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, हमारे मेंबर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि पेट्रोल पे जो है वो टैक्स बड़ा कम कर दिया है, बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि एक आम आदमी इस पे जो है वो अफेक्ट होता है, महंगाई का डायरेक्ट इंपैक्ट उस पर पड़ता है। तो अगर टैक्सेस को कम किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, देखें आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि हम डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इनफैक्ट हम यहाँ पे एक ठेले वाला भी टैक्स देता है वन और द अदर वे, ऐसा नहीं है कि वो टैक्स नहीं देता। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स आपके पास कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरे आवाम पे है। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, प्रीपेड कार्ड्स यूज करते हैं, उस पर आप कितना हैवी टैक्स देते हैं। इसके अलावा आप बसों में सफर करते हैं, आप गाड़ियों में सफर करते हैं, आप ठेलों पे जो है अपना कारोबार करते हैं। टैक्स हमारी इकोनॉमी को नहीं हिला रहा। मतलब देखें बात ये है कि ये हर आदमी क्लेम करता है मैं टैक्स देता हूं, लेकिन इकोनॉमी में उसको इंपैक्ट नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल आ रहा है इंपैक्ट, क्यों नहीं आ रहा। आप देखें इंडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ प्रोपोर्शन तो देखें 70-80% मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स जो होना चाहिए, जैसे अगर मैं ज्यादा कमाता हूं तो मुझे ज्यादा देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ, जो पाए है ना, पाए बड़ा हो सकता है, पाए छोटा है आपका, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर अवाम आपके पास, हर इंसान अवाम में सारे जो है आपको टैक्स दे रहे वन और द अदर। तो पेट्रोल की जो बात हो रही थी, देखें होता क्या है कि अगर एक और मेंबर साहब ने बात की कि टैक्स बड़ा आसान होता है पेट्रोल पे लगाना और हम इससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो इश्यूज हैं, जो इंपैक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट भी तो प्रोवाइड करें। आपके पास जब ऑल्टरनेट नहीं होगा तो आप अवाम तो देखिए ये इनइलास्टिक इसकी डिमांड रिलेटिवली है कि आप कुछ भी कर लें, पेट्रोल तो आपकी गाड़ी में यूज होना है, ट्रांसपोर्ट तो आपने यूज करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अगर काम पे जाना है मुझे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टैक्स प्राइसेस। बहुत शुक्रिया आपका, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी सह आपने नाज़रीन आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की कि लोग टैक्स देने के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं आगे जा सकती। टैक्स देना है लेकिन डायरेक्ट टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमी में पैसा तो आता है लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। तो डायरेक्ट टैक्स होना है और डायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंटेशन होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।